जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। शब्द ही जीवन को अर्थ देते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी के, और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं। जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही आश्चर्यजनक सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। अब मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। मेरी शादी को वैसे 10 साल हो गए हैं, पर 10 साल में से 2.5 साल तो मेरा कोर्ट केस चल रहा है और रह गए 7 साल। 7 साल ही मेरी शादी नहीं पाई थी। देन क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरी मदर इन लॉ और मेरे सिस्टर इन लॉज को मैं पसंद नहीं थी। मैं अपने अंकल की पसंद थी और मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते थे। शायद यही चीज़ें मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉज को अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे प्रेगनेंसी का मेरा टाइम आ गया। नेक्स्ट ईयर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेगनेंसी मेरी बहुत डिफ़िकल्ट थी, जिस वजह से मुझे अपने मदर के घर जाना पड़ा। मैं वहाँ पे कुछ टाइम रुकी, मतलब रही उस वहाँ पे। बहुत अच्छी हेल्थ भी रही। मेरा बेबी भी बहुत अच्छा हुआ था, मतलब उसका वेट भी अच्छा था और वो वैसे भी बहुत मतलब क्यूट सा हुआ था मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद भी मेरे जब मेरे बच्चे का नामकरण हुआ, मेरे इन लॉज ने फंक्शन किया। फंक्शन में इन्होंने अपनी फैमिली में सबको बुलाया और मेरी फैमिली में से किसी को नहीं बुलाया। और मेरे फादर, मेरे मदर ने हर एक जीजाओं को मतलब सब कुछ दिया। मेरी सिस्टर इन लॉज को दिया, मदर इन लॉ को दिया, फादर इन लॉ को अलग से दिया। बाकी वहाँ पे उनकी बहनें हो गई, मेरी सास की, और उनकी नंदे हो गई। सबको मतलब सब कुछ दिया, हर एक चीज़ दी। एंड उसके बावजूद भी मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए उल्टा सीधा, मेरी फैमिली के लिए उल्टा सीधा बोला। चलो ठीक है। उसके बाद जब चलिया हुआ, चलिया में इन्होंने मुझे, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इतना डिप्रेस कर दिया था बातें उल्टी सीधी बोलकर कि मैं बीमार पड़ गई। फिर मैं अपने घर आ गई थी। घर आने के टाइम के बाद मुझे अभी अपने घर गए हुए कुछ ही दिन हुए थे, मेरी मदर इन लॉ ने यूट्रस का ऑपरेशन करवा लिया। यूट्रस का ऑपरेशन करवाने के बाद फिर से मुझे घर जाना पड़ा इनकी टेक केयर करने के लिए, मेरी मदर इन लॉ की। उसके बाद मैं अगले ही साल, उसके नेक्स्ट ईयर मैं अपनी ननद के घर गई फेरा डालने, अपने बच्चे के साथ फेरा डालने उनके घर पर। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे अभी आधा दिन भी नहीं हुआ था और मेरी ननद ने मेरी मदर इन लॉ को, मतलब अपनी मदर को, मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब मेरी फैमिली ने इतना सब कुछ दिया था उस समय मेरी मदर, सिस्टर इन लॉ के लिए। मेरी मदर ने कहा कि अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए सब कुछ ले जाए यहाँ से। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ था, मेरी सिस्टर इन लॉ, जब हम जाने लगे, सिस्टर इन लॉ ने बोला मेरे अंकल को, मेरे बच्चे को इतना इतना सकन चाहिए। अब मेरे अंकल के पास तो पैसे नहीं थे। अब इन लोगों ने क्या किया, मेरे घर वालों से मुझे इतना पैम्पर कर दिया कि मुझे घर वालों से मैंने पैसे मांगे उनके लिए, मतलब अपनी अंकल की बहन को देने के लिए, मतलब पैसे लिए वहाँ से अपनी पेरेंट्स से मैंने। उसके बाद वहाँ से मैं आई, चलो पैसे वैसे सब दे दिए। उसके बाद मैं घर आई। उसके बावजूद मेरे अंकल और मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया। धीरे धीरे मेरी लाइफ में, मतलब उसके बाद कुछ टाइम ऐसे ही बीता,
मतलब मेरे अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मेरी केयर करते थे। बट ये चीज़ मेरी मदर इन लॉ को पता नहीं क्या होती थी, मतलब कोई भी घर में फेस्टिवल आता, कोई ओकेज़न आता, वो मेरी और मेरे अंकल की लड़ाई करवा देती थी। स्पेशली मेरे बर्थडे पे और मेरी एनिवर्सरी पे तो हमेशा वो लड़ाइयाँ करवाती थी। कोई रक्षाबंधन होगा तो लड़ाई करवाती थी, राखी होती तो लड़ाई करवाती, दीपावली होती तो लड़ाई करवाती। मतलब कोई ऐसा ओकेज़न नहीं था जो वो मेरी लड़ाई ना करवाती मेरे अंकल से। धीरे धीरे मेरी लाइफ और आगे बढ़ती गई। इन्होंने मेरी जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम डाली। मैं जॉब करती थी, मैंने ट्यूशन्स भी घर पर ली, पर ट्यूशन्स मैं ले नहीं पाती थी क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा बोलते थे, मतलब बच्चों के सामने। तो इस वजह से मैं अपनी ट्यूशन्स भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। और जॉब में भी मेरी बहुत अड़चन आ रही थी। मैं जॉब इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे बच्चे की टेक केयर नहीं हो रही थी प्रॉपर से पीछे से, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा मतलब वो है घूमने फिरने वाली। एक्चुअली उसे किटी पार्टीज, सत्संग में जाना, कहीं तीर्थ यात्रा जाना, अपनी फ्रेंड के साथ गॉसिप करना, ये उनको इतना पसंद था। और मेरा बच्चा कुछ कहता तो उन्हें गुस्सा आता, वो उसको मार देती थप्पड़, कभी कुछ कह देती, डांट पिटकार के भी बैठी रहती। तो वो सहमा रहता था, जिस वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई कंटिन्यू। और धीरे धीरे करके वो एक टाइम पे 15 दिन तक आईसीयू में रहा। इतना बीमार हो गया क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका तो फिक्स टाइम है कि 9 o'clock उन्होंने मतलब ड्रिंक करनी है अपने ऊपर वाले रूम में जाकर। और इस वजह से उन्होंने मेरे बच्चे को भी कई बार ड्रिंक पिलाई, मेरे अंकल ने भी कई बार ड्रिंक पिलाई मेरे बच्चे को। और मतलब मुझे ये सब माहौल अच्छा इसलिए नहीं लगता था कि मेरे घर में ना मेरे फैमिलीज़ में कोई भी ड्रिंक नॉन वेज नहीं लेता था, और यहाँ पे आके ड्रिंक लेना, स्मोकिंग करना, नॉन वेज खाना बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से ये एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से मेरे इन लॉज के यहाँ पे मेरा मन भी नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे ऐसे कैद करके रखते थे घर के अंदर, और ऊपर से वो माहौल, और मेरी मदर इन लॉ पूरा दिन घर से चली जाना, और उसके बाद मेरे फादर इन लॉ की वो उनकी जैसी आंखों पे चढ़ी रहती थी, तो वो मुझे बड़े अलग ढंग से देखना। ऊपर से जैसे मेरे रूम के साथ एक मंदिर बना हुआ था, वो वहीं पे चेयर लेके बैठ जाते थे और मुझे बड़े गंदी निगाहों से देखते थे, और मुझे इस वजह से अच्छा नहीं लगता था। ये बात मैंने अपने अंकल को बहुत बार बताई, बट उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर किया। और धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि मेरी मदर इन लॉ ब्लैक मैजिक करती हैं, उल्टे सीधे काम करती हैं, और मतलब अपने बेटे को उन्होंने ऐसा कंट्रोल किया, संगत जी आप मानोगे नहीं, ऐसा कंट्रोल करके रखा था कि उसका पूरा माइंड बांध के रखा हुआ था कि वो मुझसे नफरत करे। और ये बातें मैंने सुनी भी थी अपनी मदर इन लॉ को, अपनी बहन से बात करते हुए, अपनी भाभियों से बात करते हुए, अपनी बेटियों से बात करते हुए, कि मैंने अपने बेटे के मन में इतनी नफरत बिठा दी है कि ये अब ना अपनी वाइफ से प्यार करेगा, ना अपने बच्चे से प्यार करेगा, इनकी शक्ल तक भी नहीं देखेगा। और वो दिन भी दूर नहीं कि मैं जिस दिन अपने बेटे को इसकी वाइफ से और इसके बच्चे से दूर कर दूंगी। और फिर क्या था संगत जी, मतलब मेरी मदर इन लॉ इस चीज़ में कामयाब हो गई। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जब मेरी अंकल से शादी हुई थी उस टाइम पे सिर्फ उनकी सैलरी मुश्किल से 15-20 हज़ार भी नहीं होगी। और उसके बाद धीरे धीरे जब मेरी शादी के बाद उनका एकदम से ग्रो अप होते गए, बढ़ते गए वो, और मतलब उनकी सैलरी भी इंक्रीज होती गई। संगत जी अब मानोगे नहीं, मेरी मदर इन लॉ ने खुद ये बात कही जब मेरे बेटे की शादी हुई है, और उसके बाद और उसके बच्चे के होने के बाद मेरे बेटे का इंक्रीमेंट होना, अच्छी इनकम होना, सब कुछ होना बहुत अच्छे से हो रहा है। मेरा मतलब उनके मुंह की वर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, अपनी मदर इन लॉ की वर्डिंग, कि मेरी बहू और मेरा पोता बहुत लकी हैं मेरे बेटे के लिए। और आज आप मानोगे नहीं, अब जब मैं कभी भी अपने अंकल से बोलती थी कि अंकल बेटे के लिए कपड़े लेने चलते हैं, तो मेरी मदर इन लॉ बीच में आती कि नहीं लेने कपड़े। मतलब क्या कहूँ मैं, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए खर्चा करने ही नहीं देते थे। हमें खाने का मन हो, चाहे हमें कुछ लेना है,
मेरे स्कूटी का खर्चा, पेट्रोल भरवाने का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, हम दोनों मेरे बेटे और मेरे दवाइयों का खर्चा, कपड़े लेने का खर्चा, कुछ सामान लेने का खर्चा, कुछ आइटम चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, इसका खर्चा, मतलब सारा खर्चा ऑलमोस्ट मेरे पेरेंट्स ही मेरे भरते थे। मतलब ये लगा लो कि मेरी मदर इन लॉ कोई भी चीज़ चाहती नहीं थी कि मेरा बेटा अपनी वाइफ के ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर 1 रुपये भी खर्च करे। वो ऐसे कि जब मेरा बेटा स्कूल टाइम में आया तो उस टाइम पे क्या हो गया था, कोविड आ गया था थोड़ा, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे मेरे बेटे ने LKG करा, फिर UKG करा, तो उन्होंने क्या किया, UKG कराने के बाद अगले टाइम पे फर्स्ट क्लास आती, इन्होंने क्या किया, LKG करवा के UKG में सिर्फ स्टार्टिंग एडमिशन करवाया और उसकी 1 महीने की फीस पेड कर दी मेरे अंकल ने मेरे बेटे के स्कूल में। उसके बाद पूरा साल उसने फीसें नहीं पे की करी। उसके बाद उसने क्या किया, UKG को किसी दूसरे स्कूल में करवा दिया क्योंकि उसमें डिस्काउंट चल रहा था अच्छा, तो उन्होंने फिर वहाँ एडमिशन करवा दिया मेरे बच्चे का। उसके बाद उसने क्या किया कि जहाँ उसको फर्स्ट क्लास में होना चाहिए वहाँ वो UKG में बैठा हुआ, दोबारा से UKG। अब UKG में वहाँ बैठा, इन्होंने क्या किया, 2 क्वार्टर की फीसें भरी, उसके बाद कोई फीसें नहीं पेड करी। फिर उसी साल में मेरे अंकल ने, मतलब ये लगा ले कि मेरी मदर इन लॉ ने, आपको सही बताऊं, कहीं भी जाते थे मेरे मदर इन लॉ, हर जगह, जैसे कि कहीं शॉपिंग करनी है, कहीं ओकेजनली कहीं जाना है, किसी की पार्टी शादी है, किसी का बर्थडे है, कोई सामान लेने जाना है, राशन लेने जाना है या किसी के घर जाना है, कुछ भी, हर जगह मेरी मदर इन लॉ और मेरे अंकल, मुझे और मेरे बच्चे को तो साइड ही कर दिया था इन लोगों ने। ये क्या करते थे, हम जब घर में होते थे, इनको कहीं जाना होता था तो ये पीछे से मेन स्विच बंद कर देते थे कि हमें पता ही नहीं लगता था। कुछ टाइम तो ऐसा हुआ था मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे लगा लाइट चली गई होती, बट ये पीछे से बंद कर देते थे। मतलब इन लोगों ने इतनी हदें पार कर दी हैं संगत जी, इतनी हदें पार कर दिया ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे मदर इन लॉ ने तो अपने बेटे को एक ATM कार्ड बना के रखा हुआ है। आप खुद बताओ, मैं मानती हूँ कि एक लड़के को कहना चाहिए कि अपने माँ बाप अपनी जगह, वाइफ और बच्चा तो अपनी जगह होना चाहिए ना, उनकी भी तो केयर करनी चाहिए ना उन्हें। क्यों, मतलब वाइफ और बेटा और बच्चे को दूर फेंक दो, साइड कर दो, सिर्फ सारा खर्चा सिर्फ खाली मतलब अपने पेरेंट्स के लिए वो लड़का करे। तो मुझे एक बात बताओ, फिर शादी किस लिए करी है जब वाइफ और बच्चे का खर्चा उसी के पेरेंट्स ने भरना है, सब कुछ उन लोगों ने करना है, तो फिर शादी क्यों करवाई अपने बेटे से? उस माँ ने जो मतलब अपनी बहू को और अपने पोते को एक आंख नहीं देख सकती उस घर में, इसके ऊपर 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहती, और ना ही अपने बेटे को बोलती थी कि खर्च नहीं करना। और तो और छोड़, आप खुद सोचो, इन्होंने मेरे फादर से मेरी इतनी बदतमीजी दिखाई है, इतने गंदी तरह से दिखाया, कहा कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही गंदी रहूंगी, आपकी बेटी को मैं ऐसा ही रूप दिखाऊंगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे फादर को ऐसी बातें बोल सकती है संगत जी, तो वो मेरा क्या हाल कर सकती है, मेरा तो और बुरा हाल कर देगी वो। उसके बाद भी मतलब उन्होंने मेरे फादर से फ्लैट की डिमांड करी, 50 लाख की डिमांड करी, और तो गोल्ड की डिमांड करी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड चाहिए, और 10 लाख की डिमांड करी, वो 10 लाख आप करवाओगे तो उससे जो इंटरेस्ट आएगा जिससे आपकी बेटी का घर चलेगा। मतलब उन्होंने सारी हदें पार कर दी। और मैं जब बीमार पड़ी थी लास्ट टाइम पे, मैं 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे अंकल ने आज तक मुझे पूछने नहीं आए कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, मर गई हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद मेरे जो मदर इन लॉ ने ना, मैं उनकी एक वजह बताती हूँ कि उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को एक ATM कार्ड समझ के रखा हुआ, एक ATM कार्ड और एक ड्राइवर की तरह वो यूज़ कर रही है अपने बेटे को। और मेरी सिस्टर इन लॉज को तो छोड़ो, मेरी सिस्टर इन लॉज ऐसी हैं जो वो मेरी मदर इन लॉ से मैंने बात करते सुनी थी कि इसको तो कमरे में
बंद करके इसको तो डंडे मारने चाहिए, इसको तो जिंदा मार देना चाहिए इसको तो। मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की ये वर्डिंग है, मैं आपको, और उसका मेरा पास प्रूफ भी है बकायदा, जो इन्होंने ये बातें बोली थी। इन्होंने संगत जी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे अंकल को मुझसे दूर करने के लिए। मेरे अंकल सच में बहुत अच्छे थे, बट इन्होंने मेरे अंकल को मुझसे इस तरह छीन लिया। मैं, मेरे अंकल, मेरा बच्चा अपनी लाइफ में खुश थे, बट इनसे वो खुशी देखी नहीं गई थी। ये मेरी नंदे अपने फैमिली में बहुत खुश हैं, इनके इन लॉज ने इनको इतना अच्छे से रखा हुआ है। इन दोनों नंदों ने मेरे घर में मेरी ज़िंदगी बद से बदतर कर दी, और मेरी मदर इन लॉ ने भी, मेरी मदर इन लॉ जिसमें मेरी मासी सास भी इन्वॉल्व थी, मेरी मामी सास भी इन्वॉल्व है, और साथ में मेरी नंदे भी इन्वॉल्व हैं। इन सब ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी, ज़िंदगी मेरी बद से बदतर बना दी। इन्होंने लास्ट टाइम पे जब मैं मुझे जब इनकी सारी हदें पार कर दी थी, इन्होंने मुझ पे अटैक किया, मेरी फैमिली को मारा, मुझे मारा, मेरे बच्चे को धक्का दिया, और उसको कहा कि जा, तेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो अपने नाना नानी से लियो जो लेना है तूने, इस घर में तेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा, निकल जा इस घर से। इस तरह की वर्डिंग थी मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे अंकल की वर्डिंग। अब खुद सोचो कितना बुरा लगता है जब बच्चा इतना छोटा सा हो और उसके साथ इस तरह से बिहेव किया जाए। मतलब मैं क्या करूँ संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने मेरी लाइफ टोटली स्पॉइल करके रख दी है। इनफैक्ट वो अभी भी ब्लैक मैजिक करती है। वो तो ये शुक्राना करती हूँ कि मैं उस घर से निकल के आ गई और मुझे गुरु पा मिले, और जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा कर दिया। मतलब मैं पहले बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, कितनी बार मैं हॉस्पिटलाइज चली गई थी उन 7 सालों में, कितनी बार, 3-4 बार तो मैं एडमिट हो चुकी थी। मेरा बच्चा हर साल बीमार पड़ता था, हर साल, और मेरा बच्चा इतना बीमार रहते थे। आज की डेट में गुरु पाक की कृपा से हम ठीक हैं, सब कुछ अच्छे से हैं। मेरी फैमिली में इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स दी हैं। मेरे पापा मम्मी सबकी लाइफ इन्होंने ऐसी स्पॉइल कर दी है। मेरा भाई इतना अच्छा था, पापा का अच्छा भला सब कुछ, हंसती खेलती ज़िंदगी में इन्होंने ऐसा ग्रहण लगाया, ऐसी आग लगाई है इन लोगों ने, मेरे इन लॉज ने, कि हमारी लाइफ बस से बदतर कर दी थी। अभी भी मतलब इन लोगों ने कोर्ट केस चल रहा है, बट कोर्ट केस ख़त्म होने को नहीं हो रहा है। संगत जी, मैं सिर्फ इतनी गुरु पाक से अरदास करती हूँ कि ये कोर्ट केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मैं बहुत परेशान हुई पड़ी हूँ इस कोर्ट केस से। मैं किसी भी अपने करियर पे, अपनी लाइफ में किसी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही। बस इस कोर्ट केस में गुरु पाक से बस यही अरदास है कि इस कोर्ट केस को जल्द से जल्द ख़त्म करें, जिससे हम अपनी लाइफ में, मेरा बच्चा, मैं मूव ऑन करें। बस गुरु पाक को जो भी सही लग रहा है, अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या डिसीजन है, वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। इसमें ये चाहती हूँ वो जो भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मांगना अच्छी बात नहीं होती। कई बार हम बच्चे मांग तो लेते हैं अपने फादर से, क्या पता वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, इस बात का हमें नहीं पता। बट हमारे फादर हैं गुरु पाक, उन्हें पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या ठीक है। उनको जो भी ठीक लगता है, जो डिसीज़न उनको ठीक लगता है मेरे और मेरे बच्चे के प्रति, वो बस जल्द से जल्द पूरा करें, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। कृपा करो गुरु पाक, हमारे और मेरी ऐसे गुरु पाक, मेरी जैसी और भी लड़कियाँ होंगी, वो भी इस प्रॉब्लम में बहुत परेशान होंगी। सब पे अपनी कृपा बरसाओ और इस ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर दो। रूपा जल्द से जड़ से ख़त्म कर दे, हम पे कृपा करो। इस ब्लैक मैजिक ने हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह करके रखा हुआ है। भगवान, ऐसी मदर इन लॉ ज़िंदगी में किसी को भी मत देना जो इतना गलत सोचती हैं अपने। कहते हैं कि माँ बाप, सास ससुर, इनकी पूजा करनी चाहिए, बट ऐसी सासों की क्या पूजा करोगे जिसने ज़िंदगी को जहन्नम बना के रख दिया हो। भगवान बचाए रखे ऐसे सास ससुर से भी, दूर दूर तक ऐसे लोगों की शक्लें ना दिखाएं। कृपा करना कृपा, इनको सद्बुद्धि दो, इनको सही राह दिखाओ ऐसे लोगों को। और अगर ना ये सही हो
तो इनको अगर आपको पुनिश करना पड़े तो वो भी करें। इनको भी रियलाइज़ हो कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। अब मेरी यही अरदास है कि सबका भला करे पुरीदास, सबकी सब पे अपनी कृपा बरसाओ, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो, उनको सही राह दिखाओ। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा एक और सत्संग भी है। मेरे बच्चे के पेपर चल रहे थे, उस बीच में कोर्ट केस भी चल रहा था, घर में शादी भी थी, फंक्शंस थे, सब कुछ चल रहा था। पर मेरा बच्चे के पेपर बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि वो जब भी जाता था पेपर देने से पहले और जब भी पूजा करता था, रेगुलर वो जाता था भगवान के दरबार पे, और वो कहता था गुरुपा हनुमान जी आप मेरे साथ रहना, मेरा पेपर अच्छा हो। तो मेरे बच्चे का पेपर सच में बहुत अच्छे हुए हैं गुरुपा की कृपा में। उसकी गुरुपा की देख रेख में मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो गया है। उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अपने हर छोटे से बेबी पे, अपने बच्चों पे ऐसी कृपा बरसाई रखना, उन्हें सद्बुद्धि देना कि वो पढ़ाई में अच्छे जाएं और अच्छी राह सीखें, लोगों की मदद करें, लोगों की वैल्यू समझें, बड़े और छोटों में अच्छे से उन पर बिहेव करें, ना कि किसी के साथ गलत बिहेव करें। और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अपने इन लॉज पे कभी ना जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। हाँ तो मेरी लाइफ सब अच्छा हो जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। आप सबको अब एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है लकड़हारे की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। बहुत दूर एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपना काम बहुत मन लगा कर करता था और बहुत ही ईमानदार और मेहनती भी था। दूर दूर से ये प्रसिद्ध था कि यह अपनी ईमानदारी के धर्म से कभी नहीं हट सकता। ये खबर स्वर्ग लोक में भगवान तक भी पहुंच गई और भगवान ने सोचा अवसर आने पर वो इसकी ईमानदारी की परीक्षा अवश्य लेंगे। लकड़हारा रोज जंगल जाता, कड़ी मेहनत करता और सूखी लकड़ियां काट काट कर बाजार में बेचा करता था। उससे जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपनी जीविका चलाता और खुश रहता था। एक दिन वह नदी के तट पर लगे सूखे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे चक्कर सा आया और उसकी कुल्हाड़ी, जो उसकी आजीविका की जान थी, फिसल कर नीचे गहरी नदी में गिर गई। नदी बहुत ही गहरी थी, इसलिए लकड़हारा अपनी प्यारी कुल्हाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकता था। उसकी कुल्हाड़ी अब नदी में खो चुकी थी। वह दुखी होकर अपने परिवार और आजीविका के बारे में सोच सोचकर सच्चे मन से भगवान से सहायता की प्रार्थना कर रहा था। सच्चे और ईमानदार लकड़हारे की प्रार्थना भगवान ने सुनी और सोचा कि क्यों न इस विकट स्थिति में इस लकड़हारे की परीक्षा ली जाए। इसलिए भगवान ने उससे पास आकर पूछा, पुत्र क्यों परेशान हो? मुझे क्यों पुकार रहे हो? क्या समस्या हो गई? लकड़हारे ने अपनी सारी परेशानी भगवान को बताई और भगवान से अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने में सहायता की गुहार करने लगा। भगवान ने अपना हाथ उठाकर गहरी नदी में डाला और चांदी की एक चमचमाती कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे से पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा और पूरे धैर्य से बोला, नहीं प्रभु, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखी। भगवान ने सोचा, इससे भी ज्यादा लालच देता हूँ। और भगवान ने अपना हाथ फिर से पानी में डाला और एक और कुल्हाड़ी निकाली। अब की बार सोने की बनी हुई थी। भगवान ने उससे पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? फिर लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को अच्छी तरह देखा। वह अपरिचित सी नजर डाल के बोला, नहीं भगवान, ये मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे ही स्वर्ण कुल्हाड़ी का तो मैं अपना सपना भी नहीं देख सकता। ये भला कैसे मेरी हो सकती है? भगवान बोले, जरा गौर से देखो, यह सोने की कुल्हाड़ी जो बहुत ही कीमती है, क्या सच में ये तुम्हारी नहीं है? लकड़हारा बोला, नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये मेरे किसी काम की भी नहीं। मैं सोने की कुल्हाड़ी से भला पेड़ कैसे काटूंगा? ये मेरे काम की भी नहीं। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुरा के अपना हाथ फिर से गहरी नदी में डाला और एक और कुल्हाड़ी निकाली। यह कुल्हाड़ी लोहे की थी। भगवान ने फिर लकड़हारे से पूछा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या? लकड़हारा कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर बोला, जी हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, मेरे परिवार की जीविका का साधन है। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे वह लोहे की कुल्हाड़ी लौटा दी। साथ में उसे वो 2 कुल्हाड़ियां जो चांदी और सोने की बनी थी, उसकी ईमानदारी के लिए उसे इनाम में भी दे दी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और बोला, भगवान, मैं इनका क्या करूंगा? ये मेरे किसी काम के नहीं, इन्हें आप ही रखें। मुझे बस ये आशीर्वाद दें कि मेरी लोहे की कुल्हाड़ी मेरी हमेशा सुरक्षित रहे और मैं हमेशा अपने परिवार का पालन पोषण करता रहूं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उसकी ईमानदारी देखकर
गदगद हो से गले से लगा लिया और ईमानदारी के कारण लकड़हारे को जीते जी भगवान से मिलने का अवसर मिला। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, किसी भी परिस्थिति में हमें ईमानदारी की राह नहीं छोड़नी चाहिए। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।